वेलकम टू आवर चैनल एक्स्ट्रा लर्निंग। तो आज हम लोग करेंगे हिस्ट्री। ये हिस्ट्री का बुक है क्लास 9th का, बिहार बोर्ड का। और आज हम लोग करेंगे लेसन 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये क्लास 9th का लेसन 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आइए करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि फ्रांस की राजक्रांति किस ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन का मतलब हुआ कि फ्रांस में जो क्रांति हुई थी आज़ादी के लिए वो किस ईस्वी में हुई थी। तो हम लोग जानते हैं फ्रांस के बारे में कि फ्रांस की जो क्रांति है वो 14 जुलाई 1789 को हुई थी। इस दिन क्या हुआ था कि जो वहाँ के लोग थे वो अपने राजा से खुश नहीं थे। वहाँ का राजा कौन था उस वक्त? वहाँ का राजा था लुई 16। तो लुई 16 जो थे उनसे उनके जो प्रजा के लोग थे वो लोग खुश नहीं थे। जब लुई 16 राजगद्दी पर बैठे थे, फ्रांस की राजगद्दी पर बैठे थे, तो 1774 में उस टाइम राजकोष जो था वो खाली था। राजकोष खाली था जिसकी वजह से वो टैक्स इंक्रीज़ करना चाहते थे, टैक्स को बढ़ाना चाहते थे। तो लेकिन फ्रांस में ऑलरेडी वहाँ के जो लोग सब थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। बहुत महंगाई बढ़ चुकी थी, खाने पीने को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानी थी लोगों के बीच। तो उन लोगों को गुस्सा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा था अपने शासक को लेकर के, लुई 16 को लेकर के, कि आखिर वो टैक्स क्यों बढ़ा रहे हैं। ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, ऊपर से और प्रॉब्लम इंक्रीज़ हो रहा है हमारा। तो इसलिए वहाँ के लोग जो हैं वो, वहाँ का एक किला है जिसका नाम है कि बेस्टिल, बेस्टिल के किला को वो लोग क्या किए थे, तोड़ दिए थे। तो हमारा पहला क्वेश्चन यही था कि फ्रांस की राजक्रांति जो है वो किस ईस्वी में हुई थी। मतलब जो लुई 16 को हटाने के लिए लोग सब आक्रोशित हो गए थे, तो वो पहला रिवॉल्ट कब किए थे वो लोग? तो वो किए थे 14 जुलाई 1789 के दिन। तो इसका आंसर होगा ख 1789। आई होप कि पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि बेस्टिल का पतन कब हुआ था। बेस्टिल क्या है? बेस्टिल जो है वो फ्रांस का एक किला है। इस किले का इस्तेमाल अब किया जाने लगा था जेल के लिए, जेल के रूप में किया जाने लगा था। इस बेस्टिल के किला में टोटल 7 कैदी थे उस वक्त, जिस वक्त वहाँ के जो लोग थे 14 जुलाई 1789 को वहाँ के किला को तोड़ दिए थे। और तोड़ने के बाद जितने भी उसमें कैदी थे, यानी कि 7 जो कैदी थे, उन कैदियों को रिहा कर दिए थे लोग। तो आपका क्वेश्चन यही है कि बेस्टिल का पतन कब हुआ था, बेस्टिल के किला को कब तोड़ा गया था। तो बेस्टिल के किला को तोड़ा गया था 5 मई 1789 को नहीं, 20 जून को 1789 को नहीं, 14 जुलाई 1789 को, हाँ 14 जुलाई 1789 को बेस्टिल का किला तोड़ा गया था। आखिर वो किला क्यों तोड़े थे वो लोग? तो जो फ्रांस के लोग थे वो अपने राजा से खुश नहीं थे, लुई 16 से नाखुश थे। तो लुई 16 से नाखुश थे तो बेस्टाइल का किला वो लोग तोड़ दिए थे। आई होप कि सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रथम स्टेट में कौन आते थे। प्रथम स्टेट क्या है, इसमें किस टाइप के लोग आते थे? तो फ्रांस के लोगों को 3 कैटेगरी में बांटा गया था, 3 तरीके का वहाँ पे समुदाय था। कौन कौन से थे तीनों? पहला था फर्स्ट स्टेट, दूसरा था सेकंड स्टेट और तीसरा था थर्ड स्टेट। तो फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी लोग आते थे, क्लर्जी यानी पादरी लोग, जो भी पादरी होते थे वो फर्स्ट स्टेट में आते थे। सेकंड स्टेट में कौन आते थे? सेकंड स्टेट में आते थे कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग का मतलब कि जो भी राजा महाराजा ये लोग जो भी होते थे वो सेकंड स्टेट में आते थे। और थर्ड स्टेट, इसमें कौन आते थे? तो बाकी बचा हुआ जो भी पॉपुलेशन है, मतलब कि जो भी मर्चेंट्स हैं, व्यापारी हैं, छोटे किसान हैं, वर्कर हैं, जितने भी लोग बच गए वो सारे थर्ड स्टेट में आते थे। और फ्रांस में एक और चीज़ था, टैक्स जो था वो केवल थर्ड स्टेट के लोगों को देना पड़ता था, फर्स्ट और सेकंड स्टेट को टैक्स नहीं देना पड़ता था। और थर्ड स्टेट जो है वो 2 तरीके का टैक्स देते थे, टेथ और टेल। टेथ जो टैक्स है वो क्लर्जी को देते थे और टेल जो टैक्स है वो नोबेलिटी को देते थे, मतलब सेकंड स्टेट वाले लोगों को देते थे। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट स्टेट में कौन लोग आते हैं? सर्वसाधारण, किसान, पादरी या राजा? नहीं, सबसे टॉप पे आते हैं पादरी।
तो फर्स्ट स्टेट में जो लोग आते थे वो आते थे पादरी। तो अब आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय स्टेट में कौन से लोग आते थे। द्वितीय स्टेट में हम लोग पढ़े कि कुलीन वर्ग आते थे, अभी मैंने आप लोगों को बताया। तो इसका आंसर होगा ग, कुलीन वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है। तृतीय स्टेट में पूछा गया है आपसे, तृतीय स्टेट में कौन से लोग आते थे। तो तृतीय स्टेट में जो लोग आते थे, कुलीन तो वो होते नहीं थे, पादरी वो होते नहीं थे। नेक्स्ट ऑप्शन है न्यायाधीश और दार्शनिक। तो न्यायाधीश भी नहीं होंगे, वो लोग दार्शनिक होते थे। थर्ड स्टेट के लोग क्या होते थे, दार्शनिक होते थे। फर्स्ट स्टेट को क्लर्जी बोला जाता था यानी पादरी, सेकंड स्टेट को नोबेलिटी बोला जाता था यानी कुलीन वर्ग, और थर्ड स्टेट को बोला जाता था दार्शनिक। हमारा अगला क्वेश्चन है वोल्टेमर क्या था। वोल्टेमर क्या था, वैज्ञानिक थे या फिर गणितज्ञ थे या लेखक थे या शिल्पकार थे। तो वोल्टेमर जो थे वो एक लेखक थे। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था। रूसो, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं, फ्रांस की क्रांति के बारे में जब पढ़ते हैं, तो हम लोग 3 फिलोसफर्स के बारे में पढ़ते हैं। एक है जॉन लॉक, दूसरा है जीन जैक्यूज रूसो, इनका पूरा नाम रूसो का पूरा नाम है जीन जैक्यूज रूसो, और तीसरे इंसान है मॉन्टेस्क्यू। जॉन लॉक जो हैं, जो जिनकी बुक का नाम था टू ट्रीटीज़ ऑफ गवर्नमेंट, उनकी किताब किस चीज़ पे आधारित थी। उनकी किताब इस पे आधारित थी कि जो भी राजा होते हैं उनका जो डिवाइन पावर होता है, उनका जो एब्सोल्यूट पावर होता है, उस पावर को हटाया जाए, उसको ख़त्म किया जाए। जीन जैक्यूज रूसो यानी रूसो जो हैं वो अपनी बुक लिखे थे सोशल कॉन्टैक्ट यानी कि सामाजिक संविदा। तो सामाजिक संविदा जो इनकी किताब है वो किस चीज़ पे आधारित थी, वो इक्वलिटी पे आधारित थी, वोट को लेकर के और सारे राइट्स को लेकर के कि सारे लोगों को इक्वल राइट दिया जाए। अब हम लोग आते हैं मॉन्टेस्क्यू पे। मॉन्टेस्क्यू की जो किताब थी द स्पिरिट ऑफ लॉ, यानी कि ये जो किताब थी इनकी, ये किस चीज़ पे आधारित थी, ये आधारित थी डिवीज़न ऑफ लॉ पे, डिवीज़न ऑफ पावर पे, मतलब कि एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और लेजिस्लेटिव, इसमें पावर को डिवाइड किया जाए, इसके ऊपर इनका लॉ था। यानी कि शक्ति के पृथक्करण पे मॉन्टेस्क्यू की किताब थी। तो हमारा क्वेश्चन था कि रूसो का जो किताब है वो किस सिद्धांत पर आधारित है। तो रूसो का जो किताब था, रूसो जो थे उनका जो किताब था वो इक्वालिटी को लेकर के, लोगों को लेकर के था, जनता को लेकर के था। तो इसलिए इसका आंसर समाजवाद तो होगा नहीं, शक्ति का पृथक्करण तो ये तो इनकी किताब नहीं है, ये तो मॉन्टेस्क्यू की किताब है, निरंकुश पे भी नहीं था। तो इसका आंसर होगा जनता की इच्छा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक कौन सी है। मॉन्टेस्क्यू के बारे में अभी हम लोग पढ़े। मॉन्टेस्क्यू की जो पुस्तक थी वो कौन सी थी, स्पिरिट ऑफ लॉ थी। सामाजिक संविदा तो नहीं थी इनकी किताब, सामाजिक संविदा तो रूसो की है। विधि का आत्मा, यही आंसर होगा। दास कैपिटल इनका नहीं था। वृहद ज्ञान कोश भी इनकी किताब नहीं है। तो क्वेश्चन 8 का आंसर क्या होगा, विधि का आत्मा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस की राजक्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था। जब फ्रांस का रिवॉल्यूशन हो रहा था, फ्रांस में रिवॉल्ट हो रहा था, तो उस टाइम राजा जो थे वो कौन थे, नेपोलियन थे या लुइस 14 थे, लुइस 16 थे या फिर मिराबियो थे। तो इसका आंसर होगा लुइस 16। मैंने आप लोगों को बताया कि लुइस 16 जो है वही राजा थे, उन्हीं से लोग सब खुश नहीं थे। तो अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। फ्रांस में हम लोग इंडिपेंडेंस डे कब मनाते हैं। तो फ्रांस में जिस दिन बास्टाइल के किला को तोड़ा गया था उसी दिन मनाया जाता है। बास्टाइल का किला कब तोड़ा गया था, 14 जुलाई को। तो हम लोग फ्रांस में इंडिपेंडेंस डे भी उस दिन मनाते हैं, 14 जुलाई इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स का पहला क्वेश्चन है कि लुइस 16वां सन कितने में फ्रांस की गद्दी पर बैठे थे। तो ये मैंने आप लोगों को बताया कि लुइस 16 जो हैं वो फ्रांस की गद्दी पर 1774 में बैठे थे। तो इसका आंसर होगा 1774। हमारा अगला क्वेश्चन है कि खाली जगह लुइस 16 की पत्नी थी।
लुईस 16 की पत्नी कौन थी? जब लुईस 16 राजगद्दी पर बैठे, फ्रांस की राजगद्दी पर बैठे, तो इन्होंने शादी किया। इनकी जो शादी थी जिनसे हुई थी उनका नाम था मैरी एंतोइनेट। मैरी एंतोइनेट जो थी ये ऑस्ट्रिया की थी। और आगे चल के हम लोग फ्रांस की क्रांति में जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जब लुईस 16 को वहाँ के लोग हटाना चाहते हैं तो ऑस्ट्रिया और प्रूसिया, ये जो दो जगह है, ऑस्ट्रिया जहाँ के ये दामाद थे और प्रूसिया जो है, ऑस्ट्रिया प्रूसिया, ये लोग हेल्प करते हैं। यहाँ के जो राजा होते हैं वो लुईस 16 का हेल्प करते हैं लोगों से लड़ने में, मतलब वहाँ की प्रजा से लड़ने में। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि लुईस 16 की पत्नी कौन है? तो इसका आंसर होगा मैरी एंटोइनेट, जो ऑस्ट्रिया की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस की संसदीय संस्था को खाली जगह कहते हैं। फ्रांस की संसदीय संस्था को क्या कहते हैं? तो फ्रांस की संसदीय संस्था को कहते हैं स्टेट जनरल। स्टेट जनरल, स्टेट जनरल क्या है? तो फ्रांस में जब राजा को लोग सब हटाना चाहते थे तो राजा जो है वो टैक्स बढ़ाना चाहते थे, तो टैक्स बढ़ाना चाहते थे तो वो एक मीटिंग बुलाए थे, स्टेट जनरल की मीटिंग होती थी वहाँ पे। स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाए वो, तो उसमें सारे लोग आए थे, फर्स्ट स्टेट के भी लोग आए थे, सेकंड स्टेट के भी लोग आए थे, थर्ड स्टेट के भी लोग आए थे। और इस स्टेट में डिस्कशन करके इस चीज़ पे बात हो रहा था कि टैक्स बढ़ाया जाए। फर्स्ट स्टेट से 300 लोग थे, सेकंड स्टेट से 300 लोग थे और थर्ड स्टेट का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था। तो इसलिए थर्ड स्टेट से जो लोग आए थे वहाँ पे स्टेट जनरल की मीटिंग में वो 600 लोग आए थे। लेकिन वहाँ पे होता क्या था, फ्रांस में क्या होता था उस स्टेट जनरल की मीटिंग में, कि जो फर्स्ट स्टेट के लोग थे उनको उनका टोटल वोट एज अ होल 1 काउंट होता था। सेकंड स्टेट के लोगों का जो वोट था वो भी एज अ होल 1 काउंट होता था। और थर्ड स्टेट के जो लोग थे उनका भी जो वोट है वो एज अ होल 1 काउंट होता था। तो कोई भी चीज़ को लॉ अगर बनाना होता था तो 2 वोट जो है वो लॉ बनाने के फेवर में आ जाता था, तो इसीलिए लॉ बन जाता था। तो यही चीज़ थर्ड स्टेट के लोगों को नहीं पसंद था। थर्ड स्टेट के लोगों का डिमांड ये था कि अगर आपको किसी लॉ को बनाना है या नहीं बनाना है तो पर हेड आप लॉ का रूल निकालिए। मतलब कि पर हेड आप देखिए 300 वोट, 300 वोट, मतलब 300 वोट क्लर्जी के होंगे, 300 वोट फर्स्ट स्टेट के लोगों का होगा, 300 वोट सेकंड स्टेट के लोगों का होगा और 600 वोट थर्ड स्टेट के लोग का होगा। तो इस हिसाब से जिसका जितना वोट होगा उस हिसाब से हम लोग देख लेंगे कि लॉ बनाना है या नहीं बनाना है। लेकिन ऐसा होता नहीं था फ्रांस में। तो इसीलिए वहाँ के जो लोग हैं, जो थर्ड स्टेट के लोग हैं, उस स्टेट जनरल की मीटिंग को छोड़ दिए, वहाँ से चले गए लोग, टेनिस कोर्ट में चले गए थे। और टेनिस कोर्ट में क्यों गए थे? नेशनल असेंबली बनाने के लिए गए थे। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि फ्रांस की संसदीय संस्था को क्या कहते हैं? तो फ्रांस की संसदीय संस्था को स्टेट जनरल कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ठेका पर टैक्स वसूलने वाले पूंजीपतियों को क्या कहा जाता है? तो जो भी ठेका पे टैक्स वसूलते थे वो पूंजीपति को टैक्स फार्मर कहा जाता था। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि खाली जगह के सिद्धांत की स्थापना मॉन्टेस्क्यू ने की। मॉन्टेस्क्यू के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। मॉन्टेस्क्यू कौन से सिद्धांत की स्थापना किए थे? शक्ति पृथक्करण का। इन्होंने ही बोला था कि हमारा जो लॉ है उसको डिवीज़न किया जाए, लॉ का डिवीज़न किया जाए, डिवीज़न ऑफ लॉ के बारे में बोले थे वो। शक्ति पृथक्करण यानी कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में डिवाइड किया जाए। सारा पावर केवल मोनार्की को नहीं दिया जाए, केवल राजा को नहीं दिया जाए। लॉ बनाने का भी पावर, लॉ को एग्जीक्यूट करने का भी पावर, सारा पावर मोनार्की को नहीं दिया जाए। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। खाली जगह की प्रसिद्ध पुस्तक सामाजिक संविदा है। सामाजिक संविदा यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये किसकी किताब है? रूसो की किताब है। रूसो का पूरा नाम क्या हुआ? जीन जैक्यूज रूसो। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 27 अगस्त 1789 को फ्रांस की नेशनल असेंबली ने खाली जगह की घोषणा की। 27 अगस्त 1789 को क्या हुआ था कि फ्रांस की जो नेशनल असेंबली थी, नेशनल असेंबली कौन है? वही है जो टेनिस कोर्ट में बनी थी। तो ये नेशनल असेंबली क्या की घोषणा की थी? 27 अगस्त को इसने घोषणा किया था मानव और नागरिकों के अधिकार के बारे में।
इसका मतलब ये हुआ कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। तो अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। जैकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता कौन था? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जो थे वो जैकोबिन क्लब के नेता थे, लीडर थे। जैकोबिन क्लब के जो भी लोग रहते थे वो सारे लोग का जो ड्रेस होता था वो बहुत अलग टाइप का होता था। रेड कलर का कैप पहनते थे वो लोग, और उनका जो ट्राउज़र होता था उस ट्राउज़र को कहा जाता था विदाउट ब्रीचेस। विदाउट ब्रीचेस मतलब कि ब्रीचेस उसको कहा जाता है जो घुटने तक का बूट होता है, घुटने तक का जो जूता होता है उसको ब्रीचेस बोलते हैं। तो जैकोबिन क्लब वाले जो लोग रहते थे वो बिना ब्रीचेस वाले कपड़ा पहनते थे, मतलब फुल ट्राउज़र पहनते थे जिसमें लाइनिंग होता था, स्ट्रिप होता था। और वो लोग वैसा जूता नहीं पहनते थे, इसलिए उनके ट्राउज़र को विदाउट ब्रीचेस कहा जाता था। तो जैकोबिन क्लब जो है उसके लीडर कौन थे? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन खाली जगह ईस्वी में हुआ। दास प्रथा स्लेवरी सिस्टम था फ्रांस में, उसका अंतिम रूप से उन्मूलन किस ईस्वी में हुआ, ये हमारा क्वेश्चन है। तो 1848 इसका आंसर होगा। 1848 में फ्रांस में दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन हुआ था। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। फ्रांसीसी महिलाओं को मतदान का अधिकार किस ईस्वी में मिला? फ्रांसीसी महिलाओं को मतदान का अधिकार किस ईस्वी में मिला? फ्रांस की जो भी वुमेन थी, वुमेन को वोटिंग राइट मिला। तो वोटिंग राइट बहुत बाद में मिला। हमारा जो देश है भारत, वो कब आज़ाद हुआ था? 1947 में। और उससे एक साल पहले यानी कि 1946 में फ्रांस की महिलाओं को वहाँ पे वोटिंग राइट मिला। इससे पहले जो वोटिंग राइट था वो केवल मेल पर्सन को था। और अगर हम पूरे वर्ल्ड के बारे में देखेंगे तो वर्ल्ड में वुमेन को सबसे पहले अगर कहीं वोटिंग राइट मिला है तो वो मिला है न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में वुमेन को पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले वोटिंग राइट मिला था। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1946। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है।